नई दिल्ली। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। रहते रहते हैदराबाद अब हमारा वतन नहीं तो मुसाफिर का घर ज़रूर हो गया है। फिर भी कभी ना कभी किसी ज़रूरत से दिल्ली जाना हो ही जाता है। अब भी थोड़े दिन हुए कुछ दिनों के लिए दिल्ली गया था। गर्मी का पूरा जोर तो न था, हाँ मज़ा आने लगा था। लाट साहब के कुछ दफ्तर शिमला जा चुके थे, कुछ जा रहे थे। नई दिल्ली चौपट थी, मगर असली दिल्ली में वही चहल पहल थी। 10 दिन ठहरा, अजीजों से मिला, दोस्तों से मिला, बनवारी लाल का मकान देखा, लाला श्री राम का हाल देखा, वाहिदी साहब के यहाँ दावत खाई, ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने दिल्ली के अहले कलम से मुलाकात कराई। हर चीज़ देखता और खुश होता था, हर शख्स से मिलता और लुत्फ उठाता था। दिल बाग बाग था कि दिल्ली फिर नए सिरे से दिल्ली हो रही है। मगर चलने से एक दिन पहले मिर्ज़ा कमरू से जो बातें जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हुईं, उसने सारा जोश ठंडा कर दिया। दिल बैठ गया और उस वक्त समझ में आया कि दिल्ली क्या थी और क्या हो गई। मिर्ज़ा कमरू को मिर्ज़ा कमरू कहूँ तो दिल्ली वाला तो कोई ना समझे, हाँ मिर्ज़ा छकड़ा कहूँ तो सब समझ जाए। उनको भी पुरानी दिल्ली का एक खंडर समझो। चंद रोज़ की हवा खा रहे हैं, ज़माने का एक आध थपेड़ा पड़ा और उनका खात्मा है। पहले अच्छे खाते पीते लोगों में रहते थे। 60-70 हज़ार की जायदाद तो 2 तमस्सुकों में बराबर हो गई। कुछ बची खुची रह गई थी, वो टूट फूट कर ठेकरा हो गई है। इन्होंने अपने खर्च कम नहीं किए, जमाने ने सिवाय इनकी जायदाद के हर चीज की कीमत बढ़ा दी। नतीजा यह हुआ कि इस जायदाद को भी गिरवी रखना पड़ा। नालिश हुई है, कोई दिन में वो भी जाती है। इससे पहले ही ये मर जाएं तो अच्छा है। नाम तो इनका मिर्ज़ा कमरुद्दीन है, मगर इनकी वज़ाक़ता, इनके भारी भरकम जिस्म और इनकी ठुमक चाल की वजह से सारी दिल्ली इनको मिर्ज़ा छकड़ा कहती है। पढ़े लिखे खाक नहीं, फिर भी खुद को शायर समझते हैं और एक छोड़ दो दो तखल्लुस, ख्याल और दिल रख लिए हैं। इन दोनों में से कोई इस्तेमाल में तो आता नहीं, हाँ यूं ही शौक में एक नाम के 3 कर लिए हैं। खैर, ये जितने नाम चाहें रख लें, दिल्ली वाले तो इन्हें मिर्ज़ा छकड़ा कहते हैं और यही कहेंगे। तमाम दिल्ली की वजह बदल गई और न बदली तो इनकी, और बदलने क्यों लगी। दिल्ली के जो छकड़े पहले थे वो अब भी हैं, रत्ती बराबर फर्क नहीं हुआ। जब वो न बदले तो ये क्यों बदलने लगे। पुरानी वजह पर जान देते हैं, नई वजह पर लानत भेजते हैं। आजकल की किसी बात की तारीफ सुनी और पीछे पड़ गए, लोगों को मजाक आता गया है। एक आया, लाट साहब की कोठी की तारीफ कर गया, इन्होंने मजम्मत शुरू की। अभी ये बात खत्म ना हुई थी कि दूसरे ने आकर किसी और चीज की तारीफ कर दी। ये पहला सिलसिला छोड़ दूसरे के पीछे पड़ गए। लोग बेचारे को बहुत सताने लगे हैं। मैंने 10 बरस पहले भी इनको देखा था, उस वक्त ये हालत न थी। अब तो कुछ बावले से हो गए हैं। 80 साल की उम्र है, आखिर दिमाग कहाँ तक काम दे। ये दूसरों पर बिगड़ते हैं, दिमाग इन पर बिगड़ बैठा है। मुझे मालूम न था कि ये नई दिल्ली के ऐसे दुश्मन हैं। अगर मालूम होता तो बेचारे को नाहक परेशान क्यों करता। चलने से एक दिन पहले शाम को कोई 5:30 बजे घर से टहलने निकला। जामा मस्जिद करीब ही है, खुद ब खुद पाँव उधर ही उठे। क्या देखता हूँ कि शरबत वाले की दुकान के करीब रुमाल बिछाए जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मिर्ज़ा साहब बैठे हैं। मैंने जाकर सलाम किया। पहले तो आंखों को चुंधिया कर जरा शिस्त लगाई। जब यूं काम न चला तो आंखों के सामने का छज्जा बनाकर गौर से देखा और एक दफा ही घबराकर खड़े हो गए। ओहो, मियाँ फरहत हैं। कहो बेटा, यहाँ कहाँ? हम तो समझे थे कि हैदराबाद ही के हो लिए। आखिर आए, मगर भाई बहुत दिनों में आए। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब क्यों ना आता, दिल्ली कहीं हमसे छूट सकती है। कहने लगे दिल्ली? बेटा दिल्ली तो बहुत दिन हुए जन्नत को सिधारी। अब ये दिल्ली थोड़ी है, ये तो लाहौर की अम्मा है। जाओ जायदाद बेचकर कहीं और जा बसो। अब ये तुम्हारी दिल्ली नहीं रही, ये तो दूसरों की दिल्ली हो गई है। मुझे क्या मालूम था कि नई दिल्ली की तारीफ सुनकर उनके आग लग जाती है। मेरे मुंह से निकल गया, वाह मिर्ज़ा साहब वाह, दिल्ली तो अब दुल्हन बन गई है। और अभी क्या है, थोड़े दिनों में देखना क्या से क्या हो जाती है। कभी रायसेना भी गए हो या यहाँ ही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में बैठे बैठे नई दिल्ली को सलवाते सुनाते हो। मेरा इतना कहना था कि बिफर गए। हाथ पकड़कर झटका दिया, कहा आ बैठ, मैं तुझे तेरी दिल्ली की तारीफ सुनाऊं। तुझे मालूम भी है कि दिल्ली का दिल क्या था? मैंने कहा चांदनी चौक।
कहने लगे, हद तेरे झूठे की, शर्माता क्यों है? चावड़ी क्यों नहीं कहता? कहीं बड़ी जगह नौकर है जो चावड़ी को छोड़कर चांदनी चौक की तारीफ पर उतर आया है? बेटा, दिल्ली का दिल चावड़ी है। अब तो चावड़ी को देख क्या रंग है। जब दिल ही बिगड़ गया तो शहर क्या रहा। अब जामा मस्जिद से लगाकर अजमेरी दरवाजे तक चला जा, वो शक्लें नजर आएंगी कि खुदा की पनाह। ना वो अल्लाह दी गाजियाबाद वाली रही, ना नूर जहां, ना वो हशमत है, ना वो मेरठ वाली जेबन। जेबन तो तुझे याद होगी। अब उसके काजी के हौज वाले कोठे को जाकर देख। एक पहलवान बैठे हैं, थोबड़ा सा मुंह, बैल के से दीदे, ये मोटी नाक, ढीला ढाला नचनियों का सा लिबास। मुंह के सामने बिजली का लैंप रखा है। लीजिए, ये हैं बी साहिबा। और किस जगह आकर बैठी हैं कि बी जेबन की जगह। ऊपर जाइए तो न सलाम, न मिजाज पुरसी, न पान है, न छालिया। जाते ही मतलब की बातें शुरू हो जाती हैं। और माशाअल्लाह गुफ्तगू ऐसी शुस्ता जबान में कि मुंह से फूल झड़ने लगे। गाली बगैर तो बात ही नहीं होती। भला इनके यहाँ पान कहाँ, ये न पान खाएं न पान बनाना जाने। किसी ने बेहया बनकर पान मांगा तो 2 पैसे निकाल फेंक दिए। नीचे पनवाड़ी के यहाँ से पान आ गए। हाँ, हुक्का बहुत ही पीती हैं। हुक्का आया तो वो आया कि गंवार भी उसको मुंह लगाते जरा घबराए। खुदा झूठ ना बुलवावे तो सारे का सारा मिलकर कोई 10 सेर का होगा। नीचे परबान लिपटा हुआ, नए इतनी मोटी जैसे फुकनी, चिलम ऐसी कि 1.25 तंबाकू आए। लीजिए, हुक्का हाजिर है। हुक्के का पानी टपकता चला आ रहा है। यह भी कोई नहीं देखता कि चांदनी पर रखा गया तो धब्बा पड़ जाएगा। अब है कोई हिम्मत वाला जो इस हुक्के का एक दम भी लगाए? खांसते दम ना निकल जाए तो मेरा जिम्मा। अब फरमा रही हैं, पीजिए पीजिए, अंबरसर का तंबाकू है, कल ही सरदार साहब ने ला कर दिया है। भला किसी की शामत आई है जो इस हुक्के का दम लगाकर मुफ्त में अपनी जान को मुसीबत में डाले? और खुद भी जान ने जो दम लगाया तो हुक्का भी चीख उठा। मुंह ऊपर करके जो धुआं छोड़ा तो मालूम हुआ कि कुतुब की लाट कमरे में आकर खड़ी हो गई। यह मैंने उस रंडी का जिक्र किया है जो इस वक्त चावड़ी की नाक कही जाती है। दूसरों की कुछ न पूछो, उनके तो दरवाजे ही पर कदम रखना मुश्किल है। पहले जमाने की चावड़ी तो तुझे याद होगी। गर्मी का मौसम है और इधर शाम हुई, उधर सब कमरे रोशन हो गए। यहाँ गाना हो रहा है, वहां गाना हो रहा है, शौकीन बैठे सुन रहे हैं। शरीफ लोग सफेद बर्राक कपड़े पहने, मोतिया के गजरे गले में डाले, मूलसरी की लड़ियां हाथों में लपेटे सड़क पर टहल रहे हैं। चहल कदमी हो रही है, गाने का लुत्फ भी आ रहा है। 12-1 बजे तक यही गहमा गहमी रही। उसके बाद सब अपने अपने घरों को जा आराम से सो रहे। अब चावड़ी में रात को जाइए तो दूसरा ही रंग नजर आता है। बरामदों में खंभों से लगी रंडियां किसी इंतजार में बैठी हैं। एक आध कोठे पर रू रू भी हो रही है, मगर गाना क्या है? बस ये मालूम होता है कि कोई बी जान अपनी अम्मा को याद करके रो रही है। सुनता हूं अब सबकी सब चावड़ी से निकाली जाने वाली हैं। अच्छा होगा, खस कम जहां पाक। मैंने कहा, मिर्जा साहब, भला रंडियों से और दिल्ली के अच्छे बुरे होने से क्या वास्ता? कहने लगे, वाह बेटा वाह, खूब समझे, और नन्हे बन जाओ। यार अजीज, इन्हीं से तो दिल्ली दिल्ली थी, नहीं तो दिल्ली में रखा ही क्या था? जरा हकीमों के मतब में जाकर देखते तो मालूम होता कि दिल्ली की जबान का संभालने वाला कौन है। कभी किसी कोठे पर गए होते तो पता चलता कि आदाब मजलिस किसको कहते हैं। जरा इनके बनने संवरने को देखते तो पता चलता कि लिबास किसको कहते हैं। जरा इनके कमरों को देखा होता तो समझते कि सलीका किसको कहते हैं। मियाँ रंडियां दिल्ली की तहजीब का नमूना थीं। लाख औरतों में से अलग निकाल लूं कि ये दिल्ली की रंडी है। अब जैसी रूह वैसे फरिश्ते। खैर, बड़े मुत्तकी परहेजगार सही। रंडियों को छोड़ो, इन शहर वालों को लो। लानत है, लानत है इनकी शक्ल पर। ये दिल्ली वाले हैं? खुदा के लिए सच कहना, क्या इनको कोई दिल्ली वाला कहेगा? बाल देखो तो झाड़ झंकाड़, मुंह देखो तो हीजड़ों का सा, लिबास देखो तो सुभान अल्लाह। नीचे कमीज है, ऊपर क्रिस्टानो जैसा छोटा कोट, टांगों में 2 थैले चढ़ाए गिट पिट करते चले आ रहे हैं। लीजिए, ये हैं आपके दिल्ली वाले। और तो और कमबख्त औरतों ने भी अजीब वजह बना ली है। अंगिया कुर्ती और ढीले ढाले पायजामे तो गदर के साथ गए, चूड़ीदार तंग पायजामे और कुर्ते दरबार के साथ रुखसत हो गए। अब लिबास क्या है? बस समझ लो कि कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। सलीके का हाल यह है कि बच्चों की मालिक आया, बावर्ची खाने की मालिक मामा, सीने पिरोने का जिम्मेदार दर्जी, दर्जी नहीं टेलर मास्टर,
اب ان کو گھر والیاں کون کہے گا۔ شام ہوئی اور بیگم صاحبہ ہوا خوری کو نکلی۔ صاحب ایک طرف گئے، میم صاحب دوسری طرف گئیں۔ اب نہ ان کو ان کی خبر اور نہ ان کو ان کی۔ لیجئے، یہ آپ کی دلی کی شرم و حیا رہ گئی ہے۔ کچھ بچے کھچے گھرانے اپنی پرانی چال پر چل رہے ہیں، لیکن کب تک؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، وہ بھی یا تو اسی بھیڑ چال کو اختیار کریں گے یا نکو بن جائیں گے۔ میں نے کہا مرزا صاحب یہ تو نہ کہو، پردہ تو دلی میں اب بھی خاصا ہے۔ کہنے لگے او ہو، تو ماشاءاللہ آپ کے حیدرآباد کا کچھ اس سے بھی زیادہ تیز رنگ ہے۔ بندہ خدا، یہ کوئی پردہ ہے؟ پہلے باہر والیاں بھی نکلتی تھیں تو اوڑے لپیٹے رہتی تھیں، برقع اوڑھتی تھیں تو اس طرح کہ صرف ایک آنکھ باہر رہے، نہ اس طرح جیسے اب پھرتی ہیں۔ برقع تو اب بھی ان کے سر پر ہے، لیکن پلو ہیں کہ ادھر ادھر اڑ رہے ہیں۔ خود ہیں کہ برقعے سے 2 قدم آگے، مرد میدان بنی چلی جا رہی ہیں۔ اب برقعے کو برقع سمجھ کر تھوڑی اوڑھا جاتا ہے، صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ رسم چلی آتی ہے، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ جب اپنے ہی برے ہو گئے تو دوسری قوم والوں کو میں کیا کہوں؟ بس یہ سمجھ لو کہ پہلے جن کی انگلی نہیں دکھائی دیتی تھی، ان کی پنڈلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ارے بھائی، یہ تو جو کچھ تھا سو تھا، اب دل بھی تو صاف نہیں رہے، ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ ہندو مسلمانوں سے بیزار ہیں اور مسلمان ہندوؤں سے بیزار، بات بات پر کٹے مرتے ہیں۔ ذرا کلو نے ملو کو گالی دی یا ملو نے کلو کو مارا تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ میاں معاملہ کیا ہے، آخر لڑنے کا سبب کیا تھا۔ مسلمانوں سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، مسلمان کو ہندو نے کیوں مارا۔ ہندوؤں سے پوچھو تو کہتے ہیں میاں پرے ہٹو، ہم کو اس سے غرض نہیں کہ کیا ہوا، ہندو کو مسلمان نے کیوں گالی دی۔ جو ہے آپے سے باہر ہوا جاتا ہے، جس کو دیکھو بھوکے شیر کی طرح بپھر رہا ہے۔ آج اس کا سر پھوٹا، کل اس کا خاتمہ ہوا، اسپتال بھرے چلے جا رہے ہیں، ولایت سے دواؤں پر دوائیں چلی آ رہی ہیں، ڈاکٹروں کی فیس بھرتے بھرتے دیوالا نکلا چلا جاتا ہے۔ اور ہے کیا کہ کلو نے ملو کو مارا، خاکیوں اور گوروں سے بھری موٹریں ادھر سے ادھر پوں پوں کرتی چلی جا رہی ہیں، توپیں کھڑکھڑ کرتی ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں، ہوائی جہاز چیلوں کی طرح سروں پر منڈلا رہے ہیں، تلاشیاں ہو رہی ہیں، لوگ پکڑے جا رہے ہیں، جیل خانے بھر رہے ہیں، اور یہ سب کس لیے کہ ملو نے کلو کو گالی دی تھی۔ لیجئے، یہ آپ کی دلی ہے اور یہ آپ کے دلی والے ہیں۔ کل ہی کا قصہ ہے کہ میں بڑیوں کے کٹرے سے قاضی کے حوض آ رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ پنڈت کے کوچے کے قریب 2 بچار لڑ رہے ہیں۔ سب راستے ہیں کہ بند ہیں، موٹریں، گاڑیاں، تانگے، ٹرام، پیدل، غرض سارا راستے کا راستہ رکا کھڑا ہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ کر اور 2 لٹ مار کر ان کو علیحدہ کر دے۔ آخر جب لڑتے لڑتے خود ہی تھک گئے، اس وقت ایک بھاگا، دوسرا اس کے پیچھے بھاگا، 2-3 آدمی جھپٹ میں آ گئے، جب کہیں جا کر راستہ کھلا۔ میں نے کہا مرزا صاحب، آخر مار کر بھگا دینے میں کیا حرج تھا؟ کہنے لگے ارے بھائی، خون خرابے ہو جاتے۔ وہ کیا لفظ ہے؟ تصادم۔ ہاں، تصادم ہو جاتا، بین الاقوامی تصادم ہو جاتا۔ میں نے کہا ہیں، بین الاقوامی تصادم؟ یہ بھی آپ نے خوب کہی۔ کہنے لگے ہاں میاں، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، ہماری زبان میں مین میخ نکالتے ہو۔ ہم تو اب یہی سنتے ہیں کہ جب 2 قومیں لڑتی ہیں تو اخبار والے اس کو بین الاقوامی تصادم کہتے ہیں۔ اب جانے ہماری بلا، وہ صحیح کہتے ہیں کہ غلط، انہی سے جا کر پوچھو کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو بڑے بڑے واقعات ہو جاتے تھے، جب بھی بین الاقوامی تصادم نہیں ہوتا تھا۔ کوئی 25-30 برس کی بات ہے کہ ہم پھول والوں کی سیر کو جا رہے تھے۔ تم کو یاد ہوگا سیدھی سڑک قطب کو جاتی تھی، اب بھی کبھی ادھر گئے ہو؟ خدا نہ لے جائے، قطب جانا مشکل ہو گیا ہے، چاروں طرف سڑکیں ہی سڑکیں ہیں، بے لکھا پڑھا آدمی صبح کو چلے تو کہیں شام کو جا کے قطب پہنچے۔ اب ادھر چلو، اب ادھر گھومو، اب ادھر جاؤ، ہر موڑ پر تختی لگی ہوئی ہے۔ پڑھنے والے پڑھ لیتے ہوں گے، ہماری تو خاک سمجھ میں نہیں آتا، جہاں دیکھو تختی پر ہاتھ بنا ہے، ایک انگلی آگے کو نکلی ہے، یعنی ادھر جاؤ۔ آخر ادھر جاؤ تو کہاں جاؤ؟ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ادھر بھی سڑک ہے، کہیں جاتی ہی ہوگی، لیکن جاتی کہاں ہے، کیوں کر معلوم ہو؟ اگر ہاتھ کی جگہ قطب کی لاٹ بنا دیتے تو سب سمجھ جاتے کہ یہ سڑک قطب کی لاٹ کو جاتی ہے، مقبرہ بنا دیتے تو جان جاتے کہ یہ سڑک مدرسے کو جاتی ہے۔ سڑکیں کیا ہیں، خاصی بھول بھلیاں ہیں۔ سڑک پر یہاں وہاں جہاں دیکھو سپاہی کھڑے تھرک رہے ہیں کہ کبھی یہ ہاتھ اونچا کرتے ہیں، کبھی وہ، کبھی ادھر پھر جاتے ہیں، کبھی ادھر۔ غرض کیا کہوں، دلی کی سڑکیں بھی تماشا ہو گئی ہیں۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ ہم قطب جا رہے تھے کہ منصور کے مقبرے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ گاڑی چلی آ رہی ہے۔
अंदर 20 आदमी ठसा ठस भरे हैं। छत पर बोरियां लदी हैं। उनके बीच में 5-6 गंवार दुबके दुबकाए बैठे हैं। मियाँ मेवाती ऊंट की नकेल थामे सामने के तख्ते पर बैठे ऊँग रहे हैं। खुदा की कुदरत देखो। दूसरी तरफ से एक यक्का आ रहा था। यक्के में 3 हिंदू सैलानी, एक बीच में, 2 इधर उधर। एक हाथ से छतरी के डंडे पकड़े, दूसरा हाथ टोपी संभालने के लिए सर पर धरे, साफ सुथरे कपड़े पहने चले आ रहे हैं। यक्के वाले ने हरी हरी घास छतरी के अंदर बांध रखी थी कि कुतुब में काम आएगी। यक्का जो ऊंट गाड़ी के पास से गुजरा तो मियाँ ऊंट की नजर घास पर पड़ी। उन्होंने बड़े इत्मीनान से अपनी गर्दन बढ़ा छतरी में दाखिल कर दी। सैलानियों ने हश्त हश्त की। ऊंट ने जो घबरा कर गर्दन सीधी की तो यक्का गर्दन में लटक गया। भाई मजा आ गया। ऊंट के गले में बिल्ली तो सुनी थी, ये ऊंट के गले में यक्का उसी दिन देखा। खैर, इधर टटुआनी ने हाथ पांव मारे, उधर यक्के वाले ने गुल मचाया। कुछ राहगीरों ने गड़बड़ की। ऊंट ने जो गर्दन को झटका दिया तो यक्का और सैलानी वो जाकर गिरे। चोटें भी आईं, कपड़े भी खाक में मिले, नुकसान भी हुआ, मगर न कुछ झगड़ा हुआ न टंटा। यक्के वाले ने कुछ गड़बड़ शुरू की थी, उसको लोगों ने डांट दिया कि चल बे, ये होता ही है। न छतरी में घास बांध कर लाता, न ऊंट गर्दन डालता, न ये तमाशा होता। लीजिए, मामला रफा दफा हो गया। खुदा न खास्ता अगर आजकल ये वाकया पेश आ जाता तो बात कहीं की कहीं पहुंचती। खूब कुट्टम कुट्टा होती, लकड़ी चलती, नालिशा नालशी होती, और क्यों ना होती। किसी मुसलमान के ऊंट का किसी हिंदू के टट्टू को जख्मी करना कोई मामूली बात है। मैंने कहा, तो मिर्जा साहब, आप दिल्ली की औरतों से तो खफा थे ही, मर्दों से भी साफ नहीं। कहने लगे, मर्द औरत तो क्या, मैं तो दिल्ली की हर बात से खफा हूं। अब इस गुदड़ी ही को देख लो। अब गुदड़ी थोड़ी रही है, खासा बजाजा हो गया है। जो माल शहर में ना मिले यहाँ ले लो। सौदे वाले हैं वो नई नई आवाजें निकालते हैं। अब जो ये की ई पुकार रहा है, जानते हो क्या बेच रहा है? मियाँ खीर बेच रहा है। भला इस आवाज पर कोई क्या आएगा? काछ ही सब गूंगे हो गए। या किसी जमाने में गर्मी का मौसम है तो आवाजें आ रही हैं। काले ऊदे लगा दिए हैं शरबत को, सांवले सलोने लगा दिए हैं शरबत को। जाड़ा है तो आवाजें आ रही हैं। घूंघट वाली ने तोड़े हैं बेर, लाडो प्यारी ने तोड़े हैं बेर। अब काछी तो दिल्ली से नापैदा हो गए। हाँ, फतेहपुरी के नीचे कुछ मेवे वाले बैठे हैं, वो ठहरे काबुली, उर्दू भी कुछ यूं ही सी जानते हैं, और लगाएंगे भी तो लोग डर कर भाग जाएंगे। पहले चांदनी चौक में यहाँ से वहां तक मेवे वालों की दुकानें थीं। नीचे नहर, ऊपर दरख्तों का साया, जा बजा फालूदे वालों की दुकानें। दुकानों के सामने कहीं बेंच बिछे हैं, कहीं मोंढे पड़े हैं। लोग आए, बैठे, इधर उधर की बातें की, पैसे 2 पैसे का शरबत पिया, उठे चले गए। अब न पटरी है न दरख्त। फतेहपुरी से लगा किले तक सफा चट मैदान है। गर्मी में यहाँ से वहां जाओ तो फिशार हो जाए। या वो जमाना था कि दोपहर को भी इस सड़क पर बहार होती थी। घर में वो आराम न मिलता था जो यहाँ मिलता था। और इस चांदनी चौक को तो देखो, क्या काली भट हुई है। एक चक्कर लगाकर जाओ तो मालूम हो कि अभी कोयला बेचकर आ रहे हो। और गर्म ऐसी कि तंदूर भी क्या होगा। दोपहर को रोटियां पका लो। कहते हैं कि सबसे ज्यादा कीमती सड़क यही होती है। हाँ भाई, होगी। विलायत का माल लगा है, कीमती क्यों ना होगी। एक दिन रामलीला देखने निकला था। रात के 12 बजे तक तो ये सड़क ठंडी हुई न थी। और हामिया फरहत, कभी रामलीला के ज़माने में भी दिल्ली आए हो? मैंने कहा, जी नहीं। कहने लगे, अरे भाई क्या कहूँ, इस मेले के टूटने का जितना रंज किया जाए कम है। पहले जो सवारी निकलती थी तो ये मालूम होता था कि किसी बड़े बादशाह का जुलूस जा रहा है। हिंदू मुसलमान, अमीर व गरीब, शरीफ रजील, सब के सब खाना वाना खा, सफ़ेद कपड़े पहन, चावड़ी में शाम ही से निकल आते। कोठे हैं कि रोशनी से पड़े जगमग जगमग कर रहे हैं। रंडियां हैं कि बनी सवरी गांव तकियों से लगी बरामदों में बैठी हैं। नीचे से कुछ बात होती है, ऊपर से जवाब मिलता है। इधर पान आ रहे हैं, उधर से रुपए जा रहे हैं। भीड़ का यह आलम के खवे से खवा छिलता है। रोशनी का यह आलम के जैसे दिन निकला हो। सवारी इस शान से आती कि क्या कहूँ। हंसी खुशी 4-5 घंटे गुजार घरों में जा पड़े। और अब की सवारी देखो तो वाह वाह। आगे तोप है, पीछे तोप है, सामने फौज है, पीछे फौज है। सिपाही हैं कि डंडे बजा रहे हैं। एक गुल मच रहा है कि बढ़े चलो बढ़े चलो। कोठे बंद हैं और उनका बंद होना ही अच्छा। भला आजकल की कोठे वालियों से मेले की क्या शान बढ़ सकती है। कोठे की छतों पर पुलिस वाले चढ़े हुए हैं।
जहां 4 आदमी जमा हुए और सिपाही ने डांटा कि आगे बढ़ो। जरा हचर मचर की तो पकड़ थाने में ले गए। भला इस मुसीबत में कौन पड़े, भले आदमियों ने तो जाना ही छोड़ दिया। एक मजहबी रस्म रह गई, वो पूरी हो जाती है। इसमें भी कभी कभी मार कुटाई की नौबत आ जाती है, और हमसे पूछो तो न अब वो रामलीला है और न रामलीला का मजा। इससे बदतर हाल फूल वालों की सैर का है। बस यही 2 मेले ऐसे थे कि सारे जहान में लाजवाब थे। अब न रामलीला वो रामलीला है, और न फूल वालों की सैर वो फूल वालों की सैर है। पहले भादों आया, सैर की तारीख मुकर्रर हुई, नफीरी बज गई, महरोली आबाद होनी शुरू हुई, मकानों में सफेदी हो रही है, कमरे सजाए जा रहे हैं। किराए का यह हाल है कि पहले जो कमरा 2 रुपए महीने को मिले, वो 100 रुपए रोज को मिलना मुश्किल है। रंडियां रथों में बैठी जा रही हैं, अमीर फिटेंस उड़ाए चले जाते हैं, गरीब गुरबा मटके सरों पर चढ़ाए लंगोट कसे चीखें उड़ाते गाते बजाते चले जा रहे हैं। कुतुब की लाट तक आदमी ही आदमी होता था। बड़े लोग तो अपने कमरों पर जा नहा धो कपड़े बदल निकल आए। गरीबों ने झरने पर जा 2-3 गौते मारे, मटके में से तोहफा तोहफा कपड़े निकाले, कालचूबी टोपी, टाट बाफी जूता, शरबती कल का कुर्ता, अंगरखा, नट मार लट्ठे का पायजामा पहन ऐसे निकले जैसे चांद गहन से निकलता है। भला देखकर कोई कह तो दे कि ये मियाँ कादर सक्के हैं और ये नत्थू कहार। महरौली में इस सिरे तक दुकानें लगी हैं, लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, बातें हो रही हैं। इधर गाना हो रहा है, उधर दफ बज रहा है, बारीक बारीक फुहार पड़ रही है। एक दफा ही नफीरी की आवाज आई, लीजिए जोग माया जी का पंखा आ गया। सबके सब उसमें जा शरीक हुए। अब्दुल वहाब कटोरा बजा रहा है, नफीरी के कमाल दिखाए जा रहे हैं, बेलें मिल रही हैं, कोई रुपया देता है, कोई दुशाला। रात के 1-2 बजे तक यही चहल पहल रही। दूसरे दिन दरगाह शरीफ में पंखा चढ़ा, वहां उससे भी ज्यादा धूम रही। 4-5 रोज आंख बंद करते गुजर गए। हंसी खुशी घर आए, कुतुब के पराठे लाए, चांदी के छल्ले लाए। अब घर घर पराठे और छल्ले बट रहे हैं। और अब की फूल वालों की सैर, खुदा ना दिखाए शरीफ लोग तो वहां क्यों जाने लगे। जाते डरते हैं कि कहीं बैनुल अक़वामी तसादुम ना हो जाए। मैंने कहा, मिर्जा साहब, बैनुल अक़वामी तसादुम नहीं, फ़िरक़ावारी जंग। कहने लगे, चल हट, जो बैनुल अक़वामी तसादुम वही फ़िरक़ावारी जंग। न इसके कुछ मानी न उसके कुछ मानी, खाम खा अखबार वालों ने नए नए लफ्ज़ गढ़ लिए हैं। और तूने यहाँ की ज़बान भी सुनी, सुभान अल्लाह, क्या ज़बान है। और इसी पर मरे जाते हैं कि उर्दू हमारी ज़बान है। लखनऊ का हाल तो मुझे मालूम नहीं, हाँ दिल्ली की ज़बान तो अब कुछ नई हो गई है। वो लफ्ज़ सुनने में आते हैं कि क्या कहूँ। और इन पढ़े लिखे लोगों ने तो ज़बान को और भी गारत कर दिया है। एक लफ्ज़ उर्दू का बोलेंगे तो 2 अंग्रेज़ी के। भाई मुझे तो यहाँ की ज़बान से भी नफ़रत हो गई है। परसों ही जुमे को जामा मस्जिद में एक मौलवी साहब वास कर रहे थे। माशाअल्लाह क्यों ना हो, मौलवी थे। छांट छांट कर वो लफ्ज़ हलक से निकाले कि सुभान अल्लाह। मेरी तो खाक समझ में नहीं आया कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। ये तो रहे मुसलमान, अब हिंदुओं की गुफ्तगू सुनो तो वो उससे भी ज़्यादा अजीब है। कहते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, जो वो बोलते हैं अगर उसी का नाम हिंदी है तो मियाँ हम मरते मर जाएंगे मगर ये ज़बान ना आएगी। अच्छा भाई, हम अरबी बोलें तुम हिंदी बोलो, मगर इस तरह के जो लफ्ज़ हमारी तुम्हारी उर्दू में नहीं है उसके लिए मौलवी साहब अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, पंडित जी संस्कृत का लफ्ज़ बोलें। ये क्या है कि उर्दू में लफ्ज़ मौजूद है और एक साहब संस्कृत का ये मोटा लफ्ज़ लाएं और दूसरे साहब अरबी का ये बड़ा लफ्ज़ कामूस में से निकाल कर इस्तेमाल करें। अरे भाई, सुनता हूँ तुम्हारे यहाँ भी तो उर्दू का कोई बड़ा मदरसा खुला है, सब इल्म उर्दू ही में पढ़ाया जाता है। मैंने कहा, जी हाँ, कुल्लिया जामिया उस्मानिया। मिर्ज़ा साहब बड़े ज़ोर से कहकहा मारकर कहने लगे, ओहो, ये नाम और उर्दू का मदरसा, मालूम होता है वहाँ भी मौलवियों का जोर है। खैर, जामिया तो ये जैसे जामे मस्जिद, उस्मानिया तुम्हारे बादशाह का नाम हो। और मियाँ ये कुल्लिया क्या बला हुई। मैंने कहा, आप इस बहस को छोड़िए, दिल्ली की कुछ और सुनाइए। जब दिल्ली की हर चीज़ से आपको नफरत है तो कैसे गुजरती होगी। कहने लगे, मियाँ बीत गई, थोड़ी रही है। सुबह ही उठता हूँ, नमाज पढ़कर कभी मेहंदियों में चला जाता हूँ, कभी कल्लू के तकिए। ये दोनों पुरानी दिल्ली के मशहूर कब्रिस्तान हैं। पुरानी दिल्ली वाले वहाँ आराम कर रहे हैं, उनकी कब्रों पर जा बैठता हूँ। उनकी और उनकी दिल्ली को याद करके 2 आंसू बहा लेता हूँ, जी हल्का हो जाता है। शाम को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आ बैठता हूँ
اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھتا ہوں کہ پہلے دلی کیا تھی اور اب کیا ہو گئی۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہوئی۔ مرزا صاحب رومال جھاڑ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میاں فرحت، یہاں بس اسی لیے آتا ہوں۔ اگر دلی میں کچھ لطف رہ گیا ہے تو جامع مسجد میں مغرب اور عشاء کی نماز میں رہ گیا ہے۔ یہ بھی نہ ہوتا تو کچھ کھا کر سو رہتا۔ دوسرے دن میں حیدرآباد چلا آیا۔ سارے راستے مرزا صاحب کی باتوں کا خیال رہا۔ جو خوشی دلی جا کر ہوئی تھی وہ مرزا صاحب کی باتوں نے خاک میں ملا دی۔ یہ تو میں بھی کہوں گا کہ دلی مجھ کو بھی کچھ نئی معلوم ہونے لگی ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس کا نام نئی دلی رکھا گیا۔ جو دلی ہمارے زمانے میں تھی وہ تو اب نہیں رہی۔ اب چاہے دلی والے اس کو مانیں یا نہ مانیں۔